का असर अब बिहार में दिखाई देने लगा है। पहली खबर आज के दिन की होगी क्योंकि सीएम जो लगातार बैठक कर रहे थे, प्रदेश में लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर अपराधियों पर सख्त वो रवैया अपनाने की बात कर रहे थे और इसी पर अब अधिकारी पूरी तरह से सख्त हैं। लगातार औचक निरीक्षण का दौर भी अब जारी है। डीएम भी एक्शन में अब दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन की अगर दूसरे खबर की हम बात करें, जिस तरह से तू डाल डाल मैं पात पात, इसका जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार इस कोशिश में लगी है कि कैसे कृषि कानून की खूबियों के बारे में हम लोगों के बीच जाकर बताएं। लेकिन विपक्ष अब इस कोशिश में लगा है कि हम कैसे जाएं लोगों के बीच और यह बताएं कि कृषि कानून की क्या खामियां हैं। तो दोनों में देखिए किस तरह से टकराव अब देखे जा रहे हैं। इसीलिए आज के दिन हम ये जिक्र कर रहे हैं कि तू डाल डाल मैं पात पात। जीतन राम मांझी जो आज के दिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से और कहा है कि जो लोग भी इनके संपर्क में आए वो भी अपनी कोरोना की जांच करवाएं। एक बैठक में शामिल हुए थे जहां पर 140 लोग वहां पर शामिल हुए, कई दिग्गज नेता, उनके सरकारी आवास पर यह बैठक हुई थी परसों के दिन। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे सुर्खियां, उसके बाद दिखाएंगे ये बड़ी खबरें। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर दिख रहा सीएम नीतीश की समीक्षा बैठकों का असर। बेगूसराय और सहरसा में डीएम ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण। कृषि बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों की राजनीतिक चरम पर। पूरे देश में कृषि कानून को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी हुए कोरोना संक्रमित। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने की दी है जानकारी। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। डिप्टी सीएम रेणु देवी को किया गया सम्मानित। रेणु देवी ने बंगाल सीएम पर किया जमकर निशाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सीएम के एक्शन का असर ये दिखाई दे रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी था और बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश की ताबड़तोड़ समीक्षा बैठक का नतीजा देखने को मिलने लगा है। सीएम ने समीक्षा बैठक करके आला अधिकारियों को बढ़ते अपराध को लेकर कई दिशा निर्देश दिए थे, जिस पर अधिकारियों की सक्रियता अब नजर आ रही है। आज बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा सदर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों से भी कई प्रकार की जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ सहरसा में डीएम कौशल कुमार ने भी सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों से भी फीडबैक लिया गया। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल के लगभग सभी वार्ड का निरीक्षण किया। डीएम ने ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। और इसी के साथ साथ एक्शन ये भी दिखाई दे रहा है कि अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे क्राइम को रोका जाए। लेकिन ये पहले अस्पताल की तस्वीरें आप देखिए। नीतीश की औचक निरीक्षण का असर। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव हैं। लेकिन सदर अस्पताल में आज निरीक्षण हुआ है और कुछ पीएचसी में भी आज अधिकारियों को भी निरीक्षण किया गया है सचिव महोदय का निर्देश के आलोक में। तो स्थिति मोटा मोटी ठीक पाई गई है, साफ सफाई वगैरह ठीक था। कुछ एक स्टाफ कहीं पे अनुपस्थित पाए गए, एक डॉक्टर भी अनुपस्थित पाए गए। हालांकि सुप्रीम कहना है कि स्टाफ जो है छुट्टी ली है, उसका हम लोग रिटर्न में रिपोर्ट लेंगे। कुछ एक शिकायतें की हैं लोगों ने कि एम्बुलेंस से यहाँ पर रेफर किए गए पीएचसी के द्वारा, तो एम्बुलेंस के द्वारा 700 रुपये लिए गए हैं। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि हम जाँच कर लें कौन सा एम्बुलेंस का ड्राइवर ने जिसको लिया है। संवाददाता गोपाल कृष्ण फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। गोपाल, किस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं डीएम सीएम की समीक्षा बैठक के बाद? गोपाल जी सर, जहाँ तक मैं बता दूं, डीएम ने सलखा प्रखंड कार्यालय का जो है औचक निरीक्षण कर धान अधिप्राप्ति और दाखिल खारिज की समीक्षा की और साथ ही उन्होंने एक बैठक कर वीडियो स्टूडियो और बीसीओ के साथ उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही वहीं मौजूद सीओ को उन्होंने बताया था कि जो दाखिल खारिज में जो है 75% ही दाखिल खारिज हुई है, जिसको अविलंब जो है 90% किया जाए। गोपाल, जब डीएम ने औचक निरीक्षण के किया अस्पतालों में, तो वहां पर क्या खामियां दिखाई दी जिसे दूर करना जरूरी है अभी? गोपाल, प्रखंड कार्यालय में जब उन्होंने समीक्षा किया तो वहां पे जो है दाखिल खारिज और धान अधिप्राप्त को लेकर के जो उन्होंने समीक्षा किया उसमें जो है तो काफी सारी खामियां दिखाई दी, जिसको जो है अविलंब उन्होंने
75% दाखिल खारिज को 90% करने का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सीओ को निर्देश देते हुए कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के अनुसार जो है कर्मचारियों को वेतन जो है तो उसके अनुसार निकासी की जाएगी। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो डीएम ने सहरसा अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां पर जो खामियां देखी गई उसको जल्द ही दूर करने के लिए दिशा निर्देश भी अब दिए गए। तस्वीरें आप देखिए, मरीजों से भी ये पूछा गया, फीडबैक लिया गया कि आखिर आप बताइए आपको कितनी दिक्कतें यहाँ पर होती हैं, और अब उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश अब की जाएगी। और कृषि बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियां राजनीति में तू डाल में पात के लेवल पर पहुंच गई हैं। बिहार बीजेपी राज्य में किसान सम्मेलन और चौपाल करने वाली, और बीजेपी पूरे देश में कृषि बिल को लेकर जन समर्थन जुटाने की तैयारी में लगी है। वहीं विपक्ष इस बहाने अपनी राजनीति को जिंदा कर रहा है। आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक इस कानून की खामियों को किसानों के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। किसानों को भी पक्ष विपक्ष में बांटने की राजनीति की जा रही है। दिल्ली के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पूरे देश में किसानों को सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की पार्टियां अपने पक्ष में करने में लगी हैं। आरजेडी कृषि कानून को लेकर किसानों को जागरूक करने जा रही है, तो वहीं पर पार्टी इसके लिए अपने संगठन का पूरा उपयोग भी अब करेगी। पूरे गांव में अब घूमेंगे आरजेडी कार्यकर्ता, क्या खामियां हैं कृषि कानून की उसी को बताएंगे। इसीलिए आज के दिन हमने जिक्र किया कि तू डाल मैं पात, मैं भी पीछे नहीं रहने वाला। विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं। अब बीजेपी अगर कृषि कानून के बारे में लोगों को समझाएगी, किसानों को बताएगी, तो विपक्ष इसकी खामियों को अब बताएगा। महागठबंधन इसके लिए पूरी तरह से अब तैयार है। सीनियर एडिटर मधुर जी फिलहाल लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, देखिए किस तरह से बीजेपी ये कोशिश कर रही है लगातार कि हम लोगों को बताएं, किसानों को समझाएं कि कृषि कानून की क्या खूबियां हैं, लेकिन विपक्ष इसी फिराक में लगा है कि कैसे हम खामियों को जाकर लोगों के बीच गिनाएं, और शायद इसीलिए सियासत और भी अब गर्मा गई है कृषि कानून को लेकर। मधुर जी, देखिए सागर, बीजेपी यूँ कह लीजिए कि अब देर हो चुकी है। जिस हिसाब से अगर ये पहले से अगर ये कोशिश किए रहते, जिस दिन किसी कानून मतलब किसी बिल पारित होकर के कानून बना था, उसके बाद से अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ये कोशिश होती कि इसके जो खूबियाँ हैं उसको जनता के बीच और किसानों के बीच बताएं, तो शायद आज इतने किसान सड़कों पर न उतरते और पूरी दिल्ली घिरी न हुई होती और किसान आंदोलन नहीं करते। तो लगातार विपक्ष भी हावी, क्योंकि अब विपक्ष अब इस कोशिश में लगेगा कि कैसे हम लोगों के बीच पहुंचे और ये बताएं क्या क्या खामियां कृषि कानून की। ठीक है, मधुर जी एक बार फिर से जुड़ गया। मधुर जी, देखिए हर पंचायत में जाकर महागठबंधन तैयारी में लगी है कि कैसे हम इसकी खामियों को बताएंगे, और बीजेपी जन समर्थन कर रही है, जुटा रही है कि कैसे हम बताएं खूबियों को। बताइए, आप बता रहे थे। हाँ, तो वो मैं यही बता रहा था सागर कि थोड़ी देर हुई बीजेपी से, थोड़ी देर नहीं, लगभग 2 महीने से ज़्यादा की देर हुई है। जब कृषि बिल पारित होकर के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर के कानून के शकल में आ गया था, और ये तीनों जो संशोधन किए गए थे उसके बाद कानून का रूप ले लिया था, उस समय ही सरकार की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए थी, या सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए थी कि किसानों के बीच जाकर के या आम जनों के बीच जाकर के वो इसकी खूबियों को बताते, तो आज विपक्ष को भी मौका नहीं लगता, और किसान अगर इनकी बात को समझ गए होते तो आज सड़कों पर उतरने की स्थिति नहीं बनती। आज अब जब विपक्ष ज़्यादा मुखर हुआ है और किसानों के आंदोलन में साथ दे रहा है, जिस राज्य में किसान मुखर नहीं हो रहे हैं, जिस तरह से बिहार और झारखंड की अगर आप बात कर लें तो, और कई राज्यों की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, बंगाल की बात कर लें, तो वहाँ के किसान मुखर नहीं हो रहे हैं। ये वजह है कि वहाँ के किसानों को ये या तो बिल समझ आ गया है, या तो वो समझ नहीं पा रहे कि हमारा इससे नुकसान होने वाला है या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है।
क्योंकि अब तक जो भी कृषि सुधार के लिए और किसानों के सुधार के लिए कानून लाए गए हैं, किसान अभिशप्त है। जो आज़ादी से पहले जो किसानों की दशा स्थिति थी वही आज भी है। अगर किसान अपनी कुछ तरक्की कर भी पाए हैं तो अपने मेहनत के बल पर कर पाए हैं, ना कि सरकारें उसके लिए सहभागी रही हैं। क्योंकि किसान ये मान करके चल चुके हैं कि जिस तरह से ऊपर वाले के भरोसे मतलब कृषि जो है आज भी हमारी 70% अच्छा मधुर जी, कुछ दिन पहले हमने और आपने लाइव में देखिए जिक्र भी किया था इस बात का कि नागरिकता संशोधन कानून को जब बाद में ऐसी परिस्थितियां आ गई बीजेपी के सामने तो लोगों के बीच जाकर बार बार समझाना पड़ा दिग्गजों की तरफ से, और वही देखिए परिस्थितियां अब यहां पर भी आ गई। हम लोग जिक्र कर ही रहे थे, देखिए अब समझाने की कोशिश अब की जा रही है, पूरी टीम अब बनाई जा रही है इसके लिए। सागर, जब सरकार को ये लगने लगा या सत्ताधारी दलों को ये लगने लगा, खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो उन्होंने अब एक 25 दिसंबर तक के लिए एक अभियान ही छेड़ रखा है, खास करके ऐसे इलाके में जहां के किसान मुखर नहीं हुए हैं। लेकिन बिहार में 25 तारीख तक का उनका अभियान है। विधानसभा स्तर पे अगर देखें तो 243 विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से वो कृषि चौपाल का कार्यक्रम शुरू कर दिए। उसके जरिए उनके नेता जो हैं वो समझा रहे हैं किसानों के बीच जाकर के कृषि कानून के उसमें खूबियाँ क्या क्या हैं, उससे आपको लाभ क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या मिलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जिलेवार एक सम्मेलन कर रहे हैं लोग, उसमें केंद्रीय नेता भी शिरकत कर रहे हैं। जैसे कल आपने देखा होगा कि नालंदा में रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष साथ देखे गए थे, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल साथ देखे गए थे और किसान सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं उसका नतीजा क्या निकलता है, सामने आता है कितना किसान, क्योंकि अब विपक्ष भी किसानों के बीच जाकर के कृषि कानून में जो खामियां हैं। लेकिन मधुर जी, बीजेपी उन किसानों को कैसे रोकेगी जो किसान अब देखिए दिल्ली के लिए अब कूच करने वाले हैं विपक्ष के कहने पर? पूरी टीम इसकी बनाई जा रही है और किसान एक साथ अब जाएंगे तो उनको क्या रोकेगी, कैसे रोकेगी बीजेपी, कैसे समझाएगी? देखिए विपक्ष का जो रणनीति बनी है वो 23 तारीख जो चौधरी चरण सिंह किसान नेता माने जाते थे, पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे, तो वो किसानों के नेता माने जाते थे और उनके जन्म दिवस को मतलब 23 दिसंबर से आरजेडी जो है या कह लें कि महागठबंधन कह लीजिए कि वो विपक्ष जो है वो किसानों के बीच एक मैसेज देने का काम करेगी और चरणबद्ध आंदोलन करने की बात आरजेडी ने की है कि 23 दिसंबर तक और 25 दिसंबर तक इनका समझाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जब ये समझा करके वापसी की स्थिति में होंगे, मतलब किसानों के बीच जाकर के जब ये खूबियां बता चुके होंगे और बता रहे होंगे, क्योंकि 24 और 25 2 दिन इनके पास 23 के बाद ही बच रहा है, तब विपक्ष अपने इस खामियों को गिनाने की शुरुआत करेगा। हालांकि आंदोलन विपक्ष ने 8 तारीख से ही शुरू कर दिया था, भारत बंद हुआ, उसके बाद लगातार आंदोलन के काम चल रहा था। लेकिन जिस दिन भारत बंद का आयोजन किया गया उस दिन नेता प्रतिपक्ष जो हैं या जो महागठबंधन के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद उस आंदोलन में कहीं दिखे नहीं। वो बल्कि बिहार से बाहर बताए जा रहे थे कि उस दिन वो बिहार से बाहर चले गए थे। तो ऐसे में कितना विपक्ष केवल ये औपचारिकता या फॉर्मेलिटी का निर्वाह कर रहा है, विपक्ष में होने का केवल एक भूमिका अदा कर रहा है, या वास्तव में वो कृषि कानून का विरोध कर रहा है, क्योंकि उस दिन से ये संशय भी लोगों के मन में आने लगा है। अब इधर जब भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, बीजेपी के तरफ से या बीजेपी के नेताओं की तरफ से कह लीजिए या केंद्रीय मंत्रियों का आना शुरू हुआ है बिहार में कि वो बताना शुरू कर रहे हैं लगातार कि किसानों के बीच में जाकर के कृषि कानून के लिए एमएसपी का जो मामला है या तमाम जो संशोधन किए गए हैं वो इनके लिए किस तरह से हितकर हैं। हालांकि बिहार में मंडियों का ये 2006 से ही बंद कर दिया गया था, इसलिए बिहार के किसानों पर इस कृषि बिल में जो संशोधन हुआ है उसका सेहत पर कोई मतलब आज से कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ के किसान उस लाभ को या उस हानि को दोनों पक्ष अगर आप मान के चलते हैं तो वो 2006 से ही अभिशप्त हैं इस चीज़ को झेलने के लिए या इसका फ़ायदा उठाने के लिए उठा रहे हैं वो। अब जो दर निर्धारित किया गया है किसान सरकार के द्वारा जिस समर्थन मूल्य पर, लेकिन किसानों के सामने जो समस्या है उसका निदान ना तो अभी सरकार कर पा रही है और ना ही विपक्ष के पास, विपक्ष के बूते की बात ही नहीं है। जो भंडारण की जो सुविधा होनी चाहिए, जो उपज है बिहार में, जो ग्रेन मार्केट में जो किसान उत्पादन करते हैं अनाज, उसका भंडारण नहीं कर पाने की वजह से ही उनको औने पौने दाम अपने कृषि उत्पादों को बेचना पड़ता है। अगर भंडारण की व्यवस्था हो जाए, माकूल सुविधा मिल
या उनको कोल्ड स्टोरेज की या गोडाउन की, तो शायद ये स्थिति ना आए। तब वो अपना जब मार्केट की स्थिति देखेंगे कि ऊंचे दर पर अब उनके कृषि उत्पाद बिक सकते हैं, तब वो गोडाउन से या कोल्ड स्टोरेज से माल निकाल करके बेच सकते हैं। लेकिन वो उसकी स्थिति नाकाफी है अभी बिहार में। जरूरत इस बात की है कि किसानों को अगर सरकार सुविधा देने लेकिन मधुर जी, जो पूरे देश के किसान हैं, जो दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उनको अब क्या आखिरी समाधान अब दिखाई दे रहा है बीजेपी की तरफ से समझाने का? क्योंकि उनका ये कहना है कि अब हम मानने वाले नहीं हैं, हम ट्रेनों को रोकेंगे, सड़कों पर जाम हम लगाएंगे। तो ऐसे में देखिए बेपटरी हो जाएगी पूरी भारत की व्यवस्था। जो है, जो लोग हैं चलने वाले सड़कों पर, जो लोग कहीं पर जाने आने वाले हैं। आंदोलन, किसानों का आंदोलन जिस रूप में बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, उसको ये मान करके चलना चाहिए कि स्थिति जरूर भयावह होने वाली है जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन चूंकि कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन होता है, अपनी मांग रखने का जो एक लोकतांत्रिक तरीका होता है वो ये होता है कि बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकल सकता है। अब सरकार ने जो प्रस्ताव किसानों के पास भेजे थे संशोधन का, और उसके लिखित एमएसपी के मामले पे लिखित देने का भी आश्वासन मिला था जब अमित शाह के साथ मिलकर के लोग किसान नेता आए थे, लेकिन उसको किसान नेताओं ने खारिज कर दिया था। वहीं बैठे बैठे ही खारिज कर दिया था कि वो स्वीकार नहीं है, आपको कृषि कानून वापस लेना पड़ेगा। अब सरकार के पाले में गेंद है कि वो किसान नेताओं की इस डिमांड को अब नया रास्ता वो क्या निकालते हैं। चूंकि अभी भी अवसर बाकी है, बातचीत में गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ, बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है और किसान नेताओं को आमंत्रित कर रही है सरकार बातचीत करने के लिए। और किसान नेता भी ऐसा नहीं है कि बातचीत करने के लिए रजामंद नहीं हो, बातचीत करने के लिए तैयार भी हैं। और आपने देखा होगा कि कल से किस तरह से चिल्ला बॉर्डर, जो नोएडा लिंक रोड और दिल्ली को जोड़ने वाली एक जीवन रेखा मानी जाती है, उसको किसानों ने खोल दिया था। यूपी के किसान। अच्छा मधुर जी, एक बात और बताइएगा, अगर मान लीजिए एक तरफ विपक्ष है, एक तरफ पक्ष है, और गांव गांव अगर घूमकर ये बताया जा रहा है, एक तरफ कोई सत्ता पक्ष का है वो ये बताया कि कृषि कानून की ये खूबियां हैं, और विपक्ष वहीं पहुंच रहा है उसी किसान को बता रहा है कि कृषि कानून की बहुत सारी खामियां हैं, तो वो किसान किस तरफ जाएगा और किसान को वहां पर क्या करना चाहिए? देखिए, किसान ऐसे नहीं है कि मतलब किसी के बहकावे भुलावे और उसमें आ जाए। किसानों को पता है कि उनका हित किस फार्मूले पर हो सकता है, उनको लाभ किस फार्मूले के तहत मिल सकता है। अगर वास्तव में कृषि कानून में किसानों के हित की बात है और ये समझाने में कामयाब होते हैं, तो किसान जिस तरह से बिहार और झारखंड के किसान मुखर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि किसानों के पास ये मैसेज है पहले से, और इस मैसेज को और पुख्ता करेंगे बीजेपी के लोग जो अभियान चला रहे हैं। लेकिन अगर किसानों के हित की बात अगर नहीं है और किसान निराश होकर के कि हमेशा इसी नहीं, तरह लेकिन मधुर जी, ये सवाल मेरा इसीलिए और भी अहम है क्योंकि कई किसानों को यह भी नहीं पता, 80% ऐसे किसान हैं जिनको पता नहीं है कि कानून क्या ही है, इस कानून के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है, और वो प्रदर्शन के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। यही विडंबना है कि जिस एक बहुसंख्य आबादी, मतलब किसानों की जो आबादी हमारे देश में, हमारे देश की 80% जो आर्थिक व्यवस्था कह लीजिए और जनसंख्या भी कह लीजिए कृषि पर आधारित ही है। और उस तब ऐसी स्थिति है क्योंकि किसानों के प्रति ये नाराजगी कह लीजिए या उदासीनता कह लीजिए कि किसानों के लिए सरकारें कुछ करती हैं तो किसान मतलब निरपेक्ष भाव में रहते हैं। उनको ये नहीं लगता कि उनका बहुत कुछ भला करने जा रही सरकार, क्योंकि अब तक की जो सरकारें रही हैं वो 17वीं लोकसभा का ये 17वीं लोकसभा चल रहा है। अब इस 17वीं लोकसभा में भी किसान सरकार के प्रति उदासीन रवैया इसीलिए है कि अब तक की जो भी सरकारें रही हैं वो उन्होंने किसानों के लिए जो भी किया वो नाकाफी रहा। और वो उनको ये हमेशा महसूस होता रहा कि चाहे किसी की भी सरकारें हों वो ठगे जाते रहे। मजदूरों के मामले में देख लीजिए, किसानों के मामले में देख लीजिए, तो किसान बहुत ज़्यादा इसलिए एक्टिव नहीं होते इस इलाके के, पूर्वांचल के इलाके के या पूर्वी भारत के इलाके के, क्योंकि वो मान चुके हैं कि किसान बहुत ज़्यादा उनके लिए कुछ करती नहीं, केवल ढिंढोरा पीटती है। और चूंकि जिस इलाके के किसान ज़्यादा मुखर हैं इस आंदोलन को लेकर के, हरियाणा, पंजाब या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जिस तरह से मुखर हैं आंदोलन करने के लिए और आंदोलनरत हैं वहाँ पर, हालांकि पीछे की कहानी चाहे जो भी हो, मंडियाँ वहाँ पर कारगर हैं और मंडियों के हिसाब से ये माना जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि बिचौलिए इसके पीछे लगे हुए इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। अगर बिचौलिए अगर अपनी बात समझाने में कामयाब है किसानों के बीच में, हरियाणा पंजाब के ही किसानों की बात अगर आप कर लें, तो सरकार की मिशनरी क्या कर रही है वहाँ?
सरकार अपने कानून के बारे में वहां के किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई शायद इसीलिए तैयारी अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है कि कैसे किसानों को हम समझाएं, क्योंकि पहले जो काम करना चाहिए था बीजेपी अब वहां पर जगी है। शुक्रिया मधुर जी। लेकिन कृषि आंदोलन अब जो है रौद्र रूप अब ले चुका है और इसका असर कितना दिखाई देगा पूरे भारत देश पर, यह भी देखना काफी अहम है, क्योंकि अब विपक्ष अब इसको मुद्दा बनाने की फिराक में अब लगा है। नागरिकता संशोधन कानून की तस्वीरें तो आपने देखी थी, शायद यही वो वक्त था पिछले साल का, लेकिन अब हालात कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं कृषि कानून पर। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। इससे एक दिन पहले रविवार को उन्होंने अपने सरकारी आवास पर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को संबोधित किया था। इसमें करीब 140 नेता शामिल हुए थे और हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बताया कि मांझी ने पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हालांकि उन्होंने आरटीपीसीआर भी करा ली थी। रैपिड एंटीजन टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्होंने बैठक में भाग लिया और रात में जब आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव वहां पर निकल गए। कोविड-19 की चपेट में अब जीतन राम मांझी भी कोविड का शिकार। संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शशांक, क्या ये लापरवाही की वजह है, क्योंकि 140 नेताओं के साथ आप बैठक आप करते हैं, आप प्रिकॉशन आप नहीं लेते हैं, तो यही वजह है कि कोरोना की चपेट में आ गए मांझी, या फिर कोई और बात? देखिए सर, इसको लापरवाही नहीं कहेंगे, क्योंकि जब उनको हल्का सा फ्लू हुआ और उनको ये महसूस हुआ कि इस तरह के जो सिम्टम्स है कोरोना में भी होते हैं, तो उन्होंने कल सुबह मैंने विजुअल्स भेजे थे, तो कल सुबह ही उन्होंने डॉक्टर्स को खुद कॉल किया था और हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग को, और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची डॉक्टर्स की, और उन्होंने उनका एंटीजन टेस्ट किया था रैपिड किट से। एंटीजन टेस्ट में जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, क्योंकि वो तुरंत आ जाती है, तो उसके बाद निगेटिव आने के बाद ही वो बैठक में शामिल हुए थे। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लिए थे। लेकिन जैसा आप जान रहे हैं कि कोरोना का टेस्ट में जो ब्लड सैंपल से आरटीपीसीआर किया जाता है, तो आरटीपीसीआर का सैंपल भी जो मेडिकल टीम होती है वो कलेक्ट करती है। तो आरटीपीसीआर का सैंपल लिया गया उनके लिए, और वो देर रात उसकी रिजल्ट आई, क्योंकि उसके प्रोसेस होने में टाइम लगता है। तो ऐसे में देर रात जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने अपनी तरफ से एक प्रिकॉशन जरूर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या जो एक प्रोसेस होता है, तो जो खून में उनके कोरोना का पाया गया, तो ऐसे में जो एहतियात होते हैं जो उन्होंने बरता जरूर था, लेकिन वो अब कोरोना पॉजिटिव है, जो आरटीपीसीआर रिपोर्ट कह रही है। चलिए शशांक, अभी फिलहाल कैसी हालत है उनकी? देखिए, उनको जो शुरुआती लक्षण होते हैं कोरोना के या फ्लू में भी वही लक्षण होते हैं। उनको गले में हल्की खराश, सर्दी और जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने जांच कराया था। तो उनकी तबीयत अभी कोई बिगड़ी हुई नहीं है। चूंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है और एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, तो एहतियातन एक मेडिकल टीम उनको ऑब्जर्व कर रही है और उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। उनको किसी से मिलने की इजाजत अभी नहीं है, नहीं मिल रहा है किसी से, सेल्फ क्वारंटाइन भी है होम में वो। तो उसके बाद डॉक्टर्स की टीम उनको और टेस्ट होते हैं, वो चाहे वो चेस्ट के इन्फेक्शन हो या सारे चेक जितने टेस्ट होते हैं उनके टेस्ट कराए जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि उनकी स्थिति क्या है, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। और जो नेता संपर्क में आए थे जीतन राम मांझी के, क्या उन्होंने अपनी कोविड की जांच कराई अभी? जी बिल्कुल, सभी लोगों को एडवाइजरी जारी है कि जो लोग 140 लोग उस बैठक में शामिल हुए थे, उसमें उनके एक पुत्र जो है मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो उन तमाम लोगों को भी कहा गया है कि आप आइसोलेशन में रहें और क्वारंटीन रहें। एक एडवाइस जारी की गई है मेडिकल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा, और उनको तमाम लोगों को निर्देशित किया गया है या सजेस्ट किया गया है कि आप लोग भी अपना कोरोना का जांच करा लें। लेकिन शशांक देखिए, गाइडलाइनों का भी यहाँ पर मुझे लगता है कि पालन करना चाहिए। आप बैठक कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, जहां पर 140 से करीब 150 लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं। इस तरह की बड़ी बैठकों से अभी बचना भी चाहिए शशांक, नेताओं को। जी बिल्कुल बचना चाहिए। जो कोविड के गाइडलाइंस थे उसके मुताबिक आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क का करना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि क्राउडिंग से बचें। लेकिन देखिए, बिहार में या कहीं पूरे देश में अभी जो कोविड के गाइडलाइंस है, जिसमें सबसे जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा रहा है। और आप देखें कि पिछले दिनों बिहार में जब इलेक्शंस हुए हैं तो काफी ज्यादा गैदरिंग होती थी और काफी लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद फिर तमाम पर्व त्योहार भी आए हैं, तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो कोविड का गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि 140 लोगों की संख्या उन रैलियों की अपेक्षा बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी नेताओं को अवॉइड करना चाहिए इस तरह की बैठकों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जानकारी के लिए।
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 140 नेता वहां पर शामिल हुए थे। सभी से जिक्र किया है मान जी ने कि आप लोग भी अपनी जांच आप करवाइए, मैं कोरोना संक्रमित। पटना की ये तस्वीर और कल के दिन हुई थी ये बड़ी बैठक। तो आज के दिन की जो 3 बड़ी खबरें थी अभी तक की, वो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि सीएम के एक्शन के बाद अधिकारी भी अब पूरी तरह से एक्शन में अब दिखाई दे रहे हैं। लगातार औचक निरीक्षण का दौर जारी है और तू डाल में पात, क्योंकि बीजेपी इस तैयारी में है कि कैसे कृषि कानून के बारे में लोगों को बताया जाए, समझाया जाए। लेकिन बिहार के किसान अब दिल्ली बॉर्डर की तरफ अब कूच करने वाले हैं। अगर वो भी किसान उधर की तरफ अगर चल पड़े तो शायद हालात और भी थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे बीजेपी की तरफ से। इसीलिए बीजेपी इस फिराक में लगी है कि कैसे किसानों को हम रोकें और कैसे समझाएं। तीसरी तस्वीर आज के दिन की, क्योंकि जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कल के दिन उन्होंने बैठक की अपने सरकारी आवास पर और अभी उन्होंने जिक्र किया है कि जो भी नेता हमारे संपर्क में आए वो भी अपनी कोविड की जांच करवाएं, क्योंकि 140 के करीब नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है, खोलेगा अब, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तलुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप।